हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरपी edu फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में विषय वस्तु आधारित प्रयोग से संबंधित एक प्रयोग को लिखना सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों के कोर्स में आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन के लिए अलग अलग प्रकार के विषय वस्तु आधारित प्रयोग निर्धारित किए गए हैं। आंतरिक मूल्यांकन में हम लोगों के कोर्स में अकार्बनिक यौगिकों के विरचन से संबंधित प्रयोगों को रखा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग एक अकार्बनिक यौगिक मोहर लवण के विरचन की विधियों के बारे में जानेंगे, जिसके लिए सबसे पहले रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में रूलदार पेज पर सबसे ऊपर प्रयोग संख्या लिखते हैं और उसके इस साइड में दिनांक लिखते हैं और उसके इस साइड में उद्देश्य हेडिंग डालकर इसमें लिखते हैं प्रयोगशाला में द्विक लवण फेरस अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल का विरचन करना। तो इस प्रयोग में हम लोगों को प्रयोगशाला में द्विक लवण फेरस अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल का विरचन करना होता है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट को सामान्यतः मोहर लवण कहा जाता है और द्विक लवण से तात्पर्य होता है कि वह लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है। द्विक लवण ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, लेकिन विलयन की अवस्था में पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं, यानी अपनी पहचान को खो देते हैं। आगे इसमें है सिद्धांत। फेरस अमोनियम सल्फेट को सामान्यतः मोहर लवण कहा जाता है। यह फेरस सल्फेट तथा अमोनियम सल्फेट का एक द्विक लवण है, जिसका रासायनिक संगठन FeSO4.NH4 2SO4.6H2O होता है। फेरस अमोनियम सल्फेट तथा अमोनियम सल्फेट के सममोलर मिश्रण के विलयन के सांद्रण और क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के अनुसार बनता है। यानी जो फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, इसको सामान्यतः मोहर लवण कहा जाता है। यह सरल लवण फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का एक द्विक लवण है। यहाँ पर जो फेरस सल्फेट होता है, इसके साथ एक अणु के साथ 7 जल के अणु क्रिस्टल जल के रूप में पाए जाते हैं। तो फेरस सल्फेट एक सरल लवण है, अमोनियम सल्फेट एक सरल लवण है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो एक द्विक लवण बनता है, जिसको मोहर लवण कहा जाता है। मोहर लवण का रासायनिक संगठन यहाँ पर दिया गया है। यह मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है FeSO4.NH4 2SO4.6H2O। तो जो फेरस अमोनियम सल्फेट का एक अणु होता है, उसके साथ 6 जल के अणु क्रिस्टल जल के रूप में पाए जाते हैं। आगे है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट तथा अमोनियम सल्फेट के सममोलर मिश्रण के विलयन के सांद्रण और क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप बनता है। यानी जो फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, यह फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के सममोलर मिश्रण के विलयन के सांद्रण और क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप बनता है। इसको हम लोग निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे FeSO4.7H2O प्लस NH4 2SO4 बराबर FeSO4.NH4 2SO4.6H2O प्लस H2O। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में यह जो FeSO4 होता है, इसका 1 मोल अमोनियम सल्फेट के 1 मोल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और जिसके फलस्वरूप 1 मोल फेरस अमोनियम सल्फेट बनता है और 1 अणु जल का बनता है। तो यहाँ पर जो फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, इसके 1 मोल से तात्पर्य होता है 278 ग्राम और अमोनियम सल्फेट के 1 मोल से तात्पर्य होता है 132 ग्राम और फेरस अमोनियम सल्फेट के 1 मोल से तात्पर्य होता है 392 ग्राम। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि किसी पदार्थ के अणु भार के बराबर मात्रा अगर ग्राम में ले ली जाती है तो उसी को उस पदार्थ का 1 मोल कहते हैं। आगे यहाँ पर ये जो मात्राएं हैं, ये बहुत अधिक होती हैं, जिसके कारण हम लोग इसकी मात्रा को कम करते हैं और इसकी मात्रा को कम करने के लिए मोलों की संख्या में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर जो पदार्थ लिए गए हैं वह 1 मोल लिए गए हैं सब, लेकिन अगर इनकी मात्रा को हम घटा के 0.02 मोल कर दें तो यहाँ पर जो पदार्थ हमको लेना पड़ेगा वह कम मात्रा में लेना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पर लिखा गया है। इसलिए 0.02 मोल के लिए सरल लवणों की मात्राएं, तो फेरस सल्फेट की मात्रा 0.02 मोल के लिए है 278 गुणे 0.02 बराबर 5.56 ग्राम और अमोनियम सल्फेट की मात्रा 0.02 मोल के लिए है 132 गुणे 0.02 बराबर 2.64 ग्राम। तो यहाँ पर जो फेरस सल्फेट होता है, इसकी मात्रा 5.56 ग्राम हम लोगों को लेनी होती है और जो अमोनियम सल्फेट होता है, इसकी मात्रा 2.64 ग्राम लेनी होती है। तो फेरस सल्फेट की 5.56 ग्राम और अमोनियम सल्फेट की 2.64 ग्राम मात्राएं जो होती है, यह सममोलर मात्राएं होती हैं। इसमें दोनों पदार्थों के 0.02 मोल विद्यमान रहते हैं। जब इनको मिलाया जाता है तो फेरस अमोनियम सल्फेट का भी 0.02 मोल प्राप्त होता है। आगे इसमें लिखा गया है आवश्यक सामग्री: कांच की छड़, चाइना डिश, तार की जाली, ट्राइपॉड स्टैंड, फिल्टर पत्र, बीकर, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, तनु H2SO4, एथेनॉल इत्यादि। तो यह ऐसी सामग्रियां हैं जिनका प्रयोग इस प्रयोग में किया जाता है। इसमें यह जो फेरस सल्फेट होता है, इसके 1 अणु के साथ 7 जल के अणु क्रिस्टल जल के रूप में पाए जाते हैं।
आगे इसमें विधि के बारे में लिखा गया है। एक बीकर में 5.56 ग्राम फेरस सल्फेट तथा 2.64 ग्राम अमोनियम सल्फेट को लेकर इसमें 2 से 3 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं। इसके लिए हम लोग एक 250 मिलीलीटर का बीकर लेते हैं और उसमें सबसे पहले 5.56 ग्राम फेरस सल्फेट और 2.64 ग्राम अमोनियम सल्फेट को लेते हैं और उसमें 2 से 3 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि यह जब जल को डाला जाता है तो उसमें लवण के जल अपघटन को रोकता है। आगे एक दूसरे बीकर में 50 मिलीलीटर आसुत जल लेकर उबालते हैं ताकि इसमें उपस्थित वायु बाहर निकल जाए। इसके बाद हम लोग एक दूसरा बीकर लेते हैं और उसमें 50 मिलीलीटर आसुत जल को लेकर लगभग 5 मिनट तक उबालते हैं ताकि उसमें उपस्थित जो वायु हो वह बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर वायु उपस्थित रहती है तो वह जो फेरस आयन होता है उसको फेरिक आयन में परिवर्तित कर देती है। इसके बाद इस गर्म आसुत जल को सावधानी से पहले बीकर के मिश्रण में कांच की छड़ की सहायता से हिलाते हुए मिलाकर विलयन बनाते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला बीकर है जिसमें 5.56 ग्राम फेरस सल्फेट और 2.64 ग्राम अमोनियम सल्फेट और 2 से 3 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया गया मिश्रण था, उसमें दूसरे बीकर में जो 50 मिलीलीटर आसुत जल को गर्म किया गया है उसको मिलाते हैं और मिलाते समय कांच की छड़ की सहायता से विलयन को हिलाते जाते हैं ताकि विलयन बहुत अच्छे से बन जाए। आगे इसमें है विलयन की अशुद्धियों को फिल्टर पत्र से छान लेते हैं। मतलब अगर विलयन अशुद्ध लग रहा होता है तो उसको हम फिल्टर पत्र की सहायता से छान लेते हैं और प्राप्त छनित्र को चाइना डिश में लेकर गर्म करके सांद्रित करते हैं। तो जब विलयन को छाना जाता है तो जो हम लोगों को विलयन छनित्र मिलता है उसको हम लोग चाइना डिश में लेते हैं और लेकर गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर जल वाष्पित हो जाता है और विलयन गाढ़ा हो जाता है यानी सांद्रित हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग सांद्रण कहते हैं। इसके बाद ठंडा करने पर फेरस अमोनियम सल्फेट के हल्के हरे रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यानी जब विलयन का सांद्रण हो जाता है उसके बाद जब विलयन को ठंडा किया जाता है तो ठंडा करने पर फेरस अमोनियम सल्फेट के हल्के हरे रंग के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त क्रिस्टल को एथेनॉल से धुलकर फिल्टर पत्र पर सुखाकर तौल लेते हैं। यानी जो फेरस अमोनियम सल्फेट के हल्के हरे रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं इनको एथेनॉल से धुल लिया जाता है और धुलकर फिल्टर पत्र पर सुखा लिया जाता है। एथेनॉल से धुलना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो क्रिस्टल होते हैं उस पर H2SO4 लगा रह जाता है, तो H2SO4 को हटाने के लिए एथेनॉल से धुलना आवश्यक होता है। आगे है इस प्रकार से फेरस अमोनियम सल्फेट की लब्धि ज्ञात हो जाती है। तो जब हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल को तौल लेते हैं तो तौलने से हम लोगों को फेरस अमोनियम सल्फेट की लब्धि ज्ञात हो जाती है और इस आधार पे हम लोग परिणाम लिखते हैं। पहला, फेरस अमोनियम सल्फेट की लब्धि बराबर 7.84 ग्राम। दूसरा, क्रिस्टल का रंग हल्का हरा रंग। तीसरा, क्रिस्टल की ज्यामिति एकंताक्ष जिसको मोनोक्लिनिक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को इस प्रयोग का परिणाम ज्ञात हो जाता है जिसमें फेरस अमोनियम सल्फेट की लब्धि ज्ञात होती है 7.84 ग्राम, क्रिस्टल का रंग हल्का हरा होता है और क्रिस्टल की ज्यामिति एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक होती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने इस प्रयोग के बारे में जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।